बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इमरान लंगड़ियाल का सलाम। दोस्तों, जिस तरह आप लोगों को पता है कि मैं एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, शार्ट बना रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बड़ा लेंथी है। उसमें से मैं बड़ी मखसूस सी बातें जो बताने वाली होती हैं वही बताता हूँ, ताकि वीडियोस लेंथी ना हो जाएं। व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। मेरी आप सब दोस्तों से, आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया था यूनान के बारे में, यूनान के हालात बताए थे आप लोगों को कि हम जब यूनान पहुँचे तो हमारे साथ क्या क्या हुआ। और यूनान में रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी पाकिस्तान से भी ज़्यादा है यूनान में। अब हालात उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। जब हम नए नए आए थे तब फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर थे। 100 में से चलो कोई 10 बंदों को काम मिला हुआ था, बाकी 90 फारग ही रहते थे। तो दोस्तों, 4-5 महीने यूनान में रहने के बाद जब हमें बिल्कुल नाकामी का सामना हुआ तो हमने फ़ैसला किया कि चलो अब नेक्स्ट यूरोप चलते हैं। अब यूनान से इटली पहुंचना बहुत मुश्किल रास्ता है, बहुत ही कठिन रास्ता है। यूनान में इटली पहुंचने के 2-3 ही रास्ते हैं। एक तो यूनान से समुंदर के ज़रिए इटली पहुंचाया जाता है, क्योंकि अगर आप नक्शे पे देखें तो यूनान और इटली का सफ़र बहुत थोड़ा है समुंदर का, लेकिन रास्ता समुंदर का है। तो बाय शिप या तो आपको कश्ती के ज़रिए डंकी लगाना पड़ती है। तो दोस्तों, जब हमने पता किया तो पता चला कि यूनान के शहर एथेंस से लोग काम करते हैं, डंकी लगवाते हैं और तकरीबन 2500 से 3000 यूरो लेते हैं, और जिसमें से ज़िंदा रहने के चांस 10% और मरने के चांस 90% होते हैं। तो जब सब दोस्तों से मशवरा किया तो हमने ये फ़ाइनल किया कि हम समुंदर के रास्ते यूनान से आगे नहीं जाएंगे, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो खुश्की के रास्ते जाएंगे। अब खुश्की का सफ़र बहुत लंबा था। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि खुश्की के रास्ते पे जाने के लिए हमें 5 से 6 कंट्रीज़ क्रॉस करने थे। कोई एजेंट नहीं था, कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था, सिर्फ गूगल मैप वाहिद सहारा था हमारा। तो दोस्तों, मैंने गूगल मैप पे नक्शा देखा, दोस्तों को तैयार किया। 2 दोस्त हम थे और 2 दोस्तों को हमने ये बताया कि हमें पता है। हमने झूठ बोला कि हमें इस रास्ते का पता है। खैर, वो भी कायल हो गए। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि फिर किस कंट्री में जाके उन्हें पता चला कि हम इस रास्ते के वाकिफ़ नहीं थे। दोस्तों, हम 4 लोग थे। चारों लोगों ने, एक दोस्त की गाड़ी थी, उसमें तेल डलवाया और उससे रिक्वेस्ट की कि वो हमें मcedonia और यूनान के बॉर्डर के ऊपर हमें छोड़ आए। तो वो तकरीबन रात 10 से 11 बजे हमें मcedonia और यूनान के बॉर्डर के ऊपर छोड़ आया। अब वहाँ तक जब पहुँचे तो वहाँ जब वो छोड़ के हमें वापस चला गया तो घंटा डेढ़ चलने के बाद हमें अब यही नहीं समझ आ रही थी कि हमने मशरक़ को जाना है, मगरब को जाना है, शमाल को जाना है या जनूब को जाना है। हम कौन से रास्ते के वाकिफ़ थे। खैर, हम वहाँ पर आपस में चारों पहले तो लड़े अच्छी तरह। लड़ने के बाद उन 2 ने कहा कि आप लोगों को रास्ते का नहीं पता। हमने कहा नहीं, हमें रास्ते का पता है, हमें समझ नहीं आ रही अभी। दोस्तों, चांद नहीं निकला हुआ था, अंधेरी रातें थी, सर्दियों का मौसम था। खैर, फैसला ये हुआ कि थोड़ा बहुत समझ आने लगा कि रोड इस तरफ को जा रहा है, तो नक्शे पे ये देखा था तो हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है। दोस्तों, हमने पैदल चलना शुरू कर दिया। पैदल चलते चलते सुबह अजान होने से पहले हम मकदोनिया में शामिल हो गए, इंटर हो गए। तो ट्रेन की पटड़ी मिल गई हमें, जो सबसे बड़ा सहारा बनी। तो हम ट्रेन की पटड़ी के साथ साथ चलते सुबह सूरज निकलने से पहले हम करीबी गांव में पहुंचे, जो पहला गांव है मcedonia का। वहाँ पे उस गांव में पहुंचे। उस गांव में पहुंचने के बाद हमने लारी अड्डा तलाश किया तो हमें मिल गया। वहाँ सुबह सुबह एक बस खड़ी थी और वो बस हमें स्कोपिया लेके जाएगी। अब स्कोपिया क्या है? स्कोपिया मcedonia का कैपिटल है। मcedonia बहुत ही छोटा सा कंट्री है, बहुत ही छोटा सा मुल्क है। तो हमने उस बस की टिकटें ली। वहाँ हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा, बॉर्डर पे कोई भी नहीं था। तो हम बस पे सवार हो गए और
स्कोपिया पहुंच गए। स्कोपिया पहुंचे, स्कोपिया उतर के हमने कुछ खाने के लिए सामान ख़रीदा। सामान ख़रीदने के बाद वहाँ से हमने सर्बिया के बॉर्डर पर जाना था। वहाँ से हमने बस का पता किया तो हमें पता चला कि यहाँ से एक बस जाएगी। उस बस की हमने टिकट ली और स्कोपिया के बॉर्डर के करीब पहुँच गए। स्कोपिया के बॉर्डर के करीबी गांव में पहुंचने के बाद, सर्बिया के बॉर्डर के करीब पहुंचने के बाद हमने एक टैक्सी वाले से बात की कि अगर आप हमें सर्बिया के बॉर्डर के करीब छोड़ आओगे तो आप हमसे कितने चार्जेस लोगे। पहले तो कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये डेंकी वाले लोग हैं, ये ख़तरनाक रास्ता है, कहीं वो ना पकड़े जाएं, कहीं उनके ऊपर कोई चार्जेस ना आ जाएं कि आप लोग इनको डेंकी कैसे लगवा रहे हो, ये वो। हर बंदा डरता है यार, हर बंदे को, क्योंकि इन कंट्रीज़ में सख्ती बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बंदा इंसानी स्मगलिंग में शामिल पकड़ा जाए तो उसे मेरा ख्याल है 7 साल से लेकर 10 साल तक सज़ा है और जुर्माना भी है, और वो गाड़ी भी ज़ब्त कर ली जाती है जिस पे वो ये काम कर रहा होता है। खैर खुदा करके एक बाबा जी मान गए, एक बूढ़ा शख्स था वो मान गया। वो हमें शाम को सर्बिया के बॉर्डर के करीब छोड़ाया। दोस्तों शाम को हमने वो सफ़र अपना जारी रखते हुए शाम को हमने सर्बिया के बॉर्डर की तरफ चलना शुरू कर दिया। दोस्तों सुबह अजान होने तक हम पैदल चले। हम सर्बिया में इंटर हो गए और सर्बिया में इंटर होने के बाद कोई 1 किलोमीटर आगे चले होंगे कि दोस्तों पुलिस आ गई, उन्होंने हमें पकड़ लिया। अब हम आपस में ये झगड़ा कर रहे थे कि उन्हें कैसे पता चला और वो किस तरह हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे आके उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने हमें पकड़ के वापस अपनी छावनी ले गए। मिलिट्री वाले थे वो, तो अपनी छावनी ले गए और वहाँ से उन्होंने अगली गाड़ी में हमें बिठाया और वो गाड़ी हमें वापस मकदोनिया के बॉर्डर के ऊपर डिपोर्ट कर गई। ना उन्होंने हमसे अपना नाम पूछा, ना उन्होंने हमारी तलाशी ली। उन्होंने इतना कहा कि अब दोबारा इधर नहीं आना। दोस्तों जब वो उतार के वापस चले गए तो दिन था, हमने वहाँ एक जंगल छोटा सा ढूंढा, वहाँ पर सो गए। उठने के बाद शाम होने का इंतज़ार किया, आपस में बैठ के बातें की कि उन्हें कैसे पता चला होगा, हमारे साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों हम 3 रातें लगातार पूरी रात पैदल चलते थे करीबी गांव तक पहुंचने के लिए, बस पकड़ने के लिए, सर्बिया के कैपिटल बेओग्राद जाने के लिए। 3 रातें लगातार हम पैदल चलते रहे और तीनों रातें हम पकड़े जाते थे। जब सुबह होती थी तो वो हमें पकड़ लेते थे। तो फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वहाँ पर कोई कैमरे लगे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, अल्ट्रा वायलेट, या कोई उन्हें पता चल जाता है या उन्हें नज़र आता है कि ये डेंकी वाले लोग हैं और ये फ़लान जगह पे पैदल जा रहे हैं। दोस्तों तीसरी रात कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें तो मदद मिलती है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हम तीनों उठे, हम चारों उठे, हम चारों ने नमाज़ पढ़ी, हम रोए, हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि या परवरदिगार हमसे जो भी गलती कोताही हुई है हमें माफ़ी दे दे, हमें अपनी मंजिल की तरफ कामयाबी अता फरमा। दोस्तों हम वहाँ से चले। उस सुबह हम अज़ान हो रही थी। सर्बिया मुसलमान मुल्क है, सर्बिया में मसाजिद भी हैं, मुसलमान काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जब अज़ानें शुरू हुई तो हम उस लारी अड्डे के करीब पहुँच गए, करीब वाले गांव के। हमें तजर्बा भी हो गया था क्योंकि 3 दिन से लगातार तो पैदल चल रहे थे। तो जब हम बस के करीब पहुँचे तो पता चला कि वहाँ 2 पुलिस वाले बस के गेट के करीब खड़े हैं। अब क्या होगा दोस्तों? वहाँ हमने ये फ़ैसला किया कि अभी वेट करते हैं। तो फिर हमें टाइम का भी पता था कि सुबह 6 बजे ये बस निकल भी जाती है जो बेओग्राद को जाती है, क्योंकि रोज़ाना उसी बस को पकड़ने के लिए हम डेंकी लगाते थे। तो दोस्तों खुदा की करनी ऐसी हुई कि अभी 10 मिनट रहते थे बस के जाने में तो वो पुलिस वाले इधर उधर कहीं हो गए। हम एक एक करके निकले और उस बस में सवार हो गए। दोस्तों अब उस बस के ज़रिए हम चलते चलते बेओग्राद पहुँच गए। बेओग्राद जाके हम नीचे उतरने के बाद हम बहुत खुश थे। हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि हम बिल्कुल, जब दूसरे दिन हमें डिपोर्ट किया गया था मकदोनिया तो हम नाउम्मीद हो गए थे कि हमसे जाया ही नहीं जाएगा। हमें यही नहीं समझ आ रही थी। हम पीछे जब यूनान की तरफ देखते थे तो वहाँ काम नहीं था। जब पाकिस्तान की तरफ आने का सोचते थे तो पता चलता था कि यार वहाँ पाकिस्तान जाएंगे तो लोग कहेंगे यार
यूनान भी चला गए, यूनान भी गए, यूरोप भी पहुँचे, इन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया, ये कुछ करने के काबिल ही नहीं है, ये कुछ करना ही नहीं चाहते, ये नालायक हैं। ये सारी बातें सोच के हम अपने सफ़र पर हमने अपना सफ़र जारी रखा और हम सर्बिया के कैपिटल बेओग्राद पहुंच गए। बेओग्राद से आगे 2-3 रास्ते थे। एक तो रास्ता सर्बिया का बॉर्डर हंगरी के साथ लगता था, एक तो वो वाला रास्ता था कि हम हंगरी चले जाएं और हंगरी से हम ऑस्ट्रिया आएंगे, ऑस्ट्रिया से हम इटली आएंगे, और दूसरा जो रास्ता था वो था कि सर्बिया से हम क्रोशिया जाएंगे, क्रोशिया से स्लोवेनिया और स्लोवेनिया से इटली जाएंगे। तो दोस्तों हमने कौन सा रास्ता चूज़ किया? बेओग्राद में हम कितने दिन रहे, सर्बिया में हमें, सर्बिया और क्रोशिया के बॉर्डर पर हमें कितनी बार और कितने कितने दिनों की जेल हुई, वहाँ पर हमें कितनी देर जेल में रहा, और उस जेल में क्या क्या होता रहा, कौन क्या क्या सलूक हुआ हमारे साथ, वो सब इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द हम आपको मुख्तलिफ करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड किया करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।